नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आपका अपनी क्लास में भरपूर स्वागत कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने सेहत का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। तो बालकों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास नाइन्थ में ज्योग्राफी, और उसका जो पहला अध्याय है वो क्या है? भारत, आकार और स्थिति। मतलब हम यहाँ पर किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? अपने प्यारे से हिंदुस्तान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसका आकार कैसा है और उसकी स्थिति कैसी है। अच्छा, स्थिति से आप क्या समझ रहे होंगे? मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि दो व्यक्ति हैं, शर्मा जी और वर्मा जी। तो वर्मा जी ने शर्मा जी से बोला कि भैया आपका घर कहाँ पर है? तो शर्मा जी ने कहा कि आप उतरेंगे मथुरा स्टेशन, वहाँ से आप पकड़ेंगे ऑटो, ऑटो आपको ले जाएगी वृंदावन, वहाँ से गली नंबर 4 पे फलाना नंबर हमारा है। तो मतलब उन्होंने क्या बताया? अपने घर की लोकेशन बताई। वैसे ही इस पूरे मैप में, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे ग्लोब में हमारा भारत जहाँ स्थित है उसकी जो लोकेशन है वही हमें ये अध्याय बतलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम शुरुआत करेंगे, पर शुरुआत एक जानदार कोटेशन से, एकदम लबरेज वाला। एक अंग्रेज पुलिस अफसर जफर से बोलता है। जफर कौन? बहादुर शाह जफर। वो बहुत बढ़िया लिखा करते थे। क्या बोल रहा है? दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ए जफर देख झुकने लगी है शमशीर हिंदुस्तान की। वो मतलब उनको, जो जफर के सामने है ना, उनका मजाक उड़ा रहा है इस तरीके से। फिर जफर क्या बोलते हैं? बागियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तकते तकते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। वो जवाब देता है भैया कि हमारे हिंदुस्तान की जो बू है, हमारे हिंदुस्तान की जो एक स्वर्णिम महिमा है, वो तुम्हारे लंदन तक चलेगी। और इसीलिए हम आज क्या पढ़ रहे हैं? हम भारत को पढ़ रहे हैं, अपने हिंदुस्तान को पढ़ रहे हैं। और हिंदुस्तान के बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे इस अध्याय के माध्यम से। ठीक है बेटा? अच्छा, इसमें इस टॉपिक में क्या क्या कवर होगा? इसमें देखिए, भारत का आकार कवर होगा, भारत की स्थिति कवर होगी, अक्षांश और देशांतर। आप लोग प्रीवियस क्लास में ये पढ़ करके आए होंगे, अक्षांश और देशांतर। ठीक है? फिर क्या है? याम्योत्तर रेखा। भारत की कौन सी प्रधान याम्योत्तर रेखा है जिसके माध्यम से हमारे यहाँ टाइम का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, आपको शायद पता होगा। ठीक है, भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी। अब आगे देखिए, ये हमारा बहुत खूबसूरत सा हिंदुस्तान। लेकिन इसके पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे भारत की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? गली नंबर 4 में भारत है कि गली नंबर 5 में भारत है ना? तो हम जो लोकेशन ज्ञात करते हैं, लोकेशन ज्ञात करने के दो माध्यम होते हैं। एक माध्यम होता है अक्षांश के तौर पर और एक माध्यम होता है देशांतर के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पर आने के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे आप ये मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक ग्लोब खींच रहा हूँ, मतलब ये मैं पृथ्वी बना रहा हूँ। थोड़ी सी एडजस्ट कर लीजिएगा, आलू टाइप की लग रही है ना लेकिन सपोज कि ये मेरी पृथ्वी है। पृथ्वी का ना एक यूनिक शेप है। जैसे कि किसी का यूनिक नाम होता है ना, किसी का राम नाम होता है, श्याम नाम होता है, उसकी एक यूनिकता होती है ना। तो वही हमारे इस पृथ्वी का एक यूनिक शेप है जिसे जियोड बोला जाता है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, पृथ्वी अंडाकार है, आलू के समान है। नहीं, वो किसी के समान नहीं है। पृथ्वी का खुद का अस्तित्व है, उसका एक यूनिक शेप है जिसे जियोड बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी क्या है? ध्रुवों पर क्या है? एक मिनट, मैं पहले पेन चेंज करूंगा। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है थोड़ी सी। ठीक है, अब आप इतना जान रहे होंगे कि जो ऊपर वाली दिशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं उत्तर। ठीक है, और नीचे वाली दिशा क्या कहलाती है? नीचे वाली दिशा कहलाती है दक्षिण। ठीक है, आगे वाली दिशा क्या कहलाती है? पूरब। और पीछे वाली दिशा क्या कहलाती है? पश्चिम। ये सारा ज्ञान आपने प्रीवियस क्लास में कर लिया होगा, लेकिन मैं एक छोटा सा आपको ना ज्ञान कराना चाहता हूँ। मैं आपको ये एकदम संक्षेप में बता रहा हूँ कि आप यहाँ से शुरुआत करिए। अब देखिए, अच्छा पहले आप मुझे ये बताइए, कौन कौन ये बात जान रहा होगा कि हमारे इस पूरी पृथ्वी पर कितने अक्षांश है, कितनी अक्षांशी रेखाएं हैं? अब बताइए। तो आप लोग के मन में आएगा कि गुरुजी ऐसा हो सकता है कि 180 हो, गुरुजी 181 हो, या गुरुजी 179 हो, है ना? लेकिन बेटा सत्यता तो ये है कि जो अक्षांशी है वो क्या है? अनंत हैं। अक्षांशी रेखाएं कितनी अनंत हैं। अभी तक आप लोग ने जो पढ़ा है ना, उसके हिसाब से आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये आपने क्या बता दिया। लेकिन बेटा जो सत्यता ये है, जो अक्षांशी रेखाएं खींची गई हैं ना, वो एक एक डिग्री के गैप में खींची गई हैं।
एक एक डिग्री के इंटरवल में खींची गई हैं, तब जाकर के हम उसकी सही स्थिति का आकलन और उसका सही संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अक्षांशीय रेखाएं कैसे खींच रहे हैं, 1 डिग्री पे खींच रहे हैं या 0.25 डिग्री पे खींच रहे हैं या फिर 2 डिग्री पे खींच रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर जो हमारे जितने भी भूगोलवेत्ता थे उन्होंने क्या किया, एक एक डिग्री के अंतराल पे रेखाएं खींची, ठीक है। तो उन्होंने एक रेखा एकदम क्षैतिज खींची, ठीक है, लेटी हुई रेखा, इसे ही क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, लेटी हुई है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये जो एकदम बीचों बीच रेखा खींची गई है जो हमारे इस पूरे ग्लोब को, मैं ग्लोब बोल रहा हूं, हम इसे पृथ्वी मान रहे हैं, इस पूरे पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जो ऊपर का भाग है उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला भाग है उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, उसे हम कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये मैं आपको संक्षेप में इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा आपके दिमाग में ये बात याद आ जाए कि हमें कैसे ये डिसाइड करना है कि किसी भी कंट्री का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कहां से और कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इसलिए मैं इसको संक्षेप में आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो यहां से जो लाइन खींची गई है ना, क्षैतिज रेखा, इसे कहते हैं 0 डिग्री। अब चूंकि ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही हैं, तो इसी रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका, भूमध्य रेखा। क्या नाम है इसका, भूमध्य रेखा। और इसी रेखा को हम बोलते विषुवत रेखा। इसी का अन्य नाम क्या है, इसी का अन्य नाम है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। अब जैसे किसी का नाम श्याम होता है तो घर का नाम उसका गोलू भी हो जाता है, कोई उसको प्यार से मुन्ना कह लेता है, कोई गुड्डू कह लेता है, कोई बबलू कह लेता है, तो सेम नाम है, पर है तो व्यक्ति एक ही ना। उसी तरीके से इसके नाम है। अब देखिए, अब एक एक डिग्री के अंतराल पे ना, एक एक डिग्री के अंतराल पे यहाँ पर ऐसे जो है कि वो रेखाएं खींची गई हैं। एक एक डिग्री के अंतराल पे यहाँ पर ऐसे जो है कि वो रेखाओं का उन्होंने खींचा है, ठीक है, इस तरीके से। और कहाँ तक गई हैं वो, 89 तक गई हैं। अब जब यहाँ पर उन्होंने खींचा है ना, तो वहाँ पर 90 डिग्री पे, ये जो 90 डिग्री है वहाँ पर एक बिंदु खींचा हुआ है। सेम एज इट इज उन्होंने कहाँ पर किया है, सेम एट इज इट वो उन्होंने दक्षिणी गोलार्ध में भी किया है, मतलब कि नीचे साइड में भी किया है पृथ्वी के, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने रेखाओं को खींचा है। और 90 डिग्री आते आते तक क्या हो गया, ये एक बिंदु हो गया, ठीक है। अब ये 0 डिग्री, अब यहां से ऊपर 89, यहां से नीचे 89, तो एक एक डिग्री के अंतराल पे उन्होंने जो रेखा खींची है, तो यहां से आप यहां तक जाएंगे तो 89 ये हो गया, और यहां से आप नीचे आएंगे तो 89 ये हो गया। ये क्या है, वृत्त खींचे गए हैं ना एक एक डिग्री के अंतराल पे, और फिर एक ये, तो ये टोटल कितना हो जाता है, 179। अब आप लोग सोच रहे होंगे गुरुजी ये आपने क्या पढ़ा दिया, तो ये क्या है, ये 179 सर्कल है। क्योंकि अगर आप ऐसे आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके घर में फुटबॉल हो गया, फुटबॉल लीजिएगा, उस फुटबॉल पे आप एक ऐसी रेखा खींचेगा, तो जब आप पहली रेखा खींचेंगे ना, तो वो एकदम वो दीर्घवृत्त होगी, सबसे ज्यादा बड़ी रेखा होगी, फिर दूसरी उससे छोटी होगी, फिर कुछ उससे छोटी होगी, फिर कुछ उससे छोटी होगी, है ना, फिर कुछ उससे उससे छोटी होगी, फिर जब उसका जो ये मुख होता है, जो ऊपरी भाग होता है, वहां पर सिर्फ एक डॉट रह जाता है। लेकिन डॉट भी अपने आप में एक सर्किल होता है, पर इसका कोई एग्जिस्टेंस होता नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं। तो जो एक एक डिग्री के अंतराल पे सर्कल खींचा जाता है ना, तो वो 0 से लेके 89 तक यहाँ, 0 से लेके 89 तक यहाँ, और ये 90 डिग्री पर आकर के वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री पर आ जाकर के वो एक डॉट हो जाता है, ठीक है। ये तो हमने खींच ली सर्कल, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड सर्कल, ठीक है। इसको हम क्या नाम लेते हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड सर्कल। लेकिन अब अक्षांश कितने खींचे जा सकते हैं एक डिग्री के अंतराल पे, जो अक्षांश होते हैं ना वो होते हैं 181। हमने अक्षांश खींचे हैं, क्यों, 0 से लेके 90 ये, 0 से लेके 90 ये, और एक ये जो दीर्घवृत्त है, ये सबसे बड़ा वृत्त है, जो 0 डिग्री का है ना, वो सबसे बड़ी लाइन वहां पर खींची गई है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 181 अक्षांश हो जाएंगे। मुझे लग रहा है इतनी बात आप लोग के दिमाग में आ रही होगी, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने बात समझ ली है, ठीक है। अब ऐसे ही ऊपर से लेकर के नीचे एक रेखा खींची जाती है, जिसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये होता है लैटिट्यूड, वो होता है लॉन्गिट्यूड। इसको कुछ इस प्रकार से हम खींचते हैं, यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, फिर कुछ ऐसे मिलता है, फिर कुछ ऐसे मिलता है, इस तरीके से हम लगातार उसको खींचते हुए चले जाते हैं। एक मिनट, थोड़ा ये गड़बड़ हुआ है।
मैं इसको एक बार अलग पेज में बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। देखो ये मैंने खींचा ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये एक वृत्त ले लिया। अब इस तरह से हमने यहाँ पर रेखा एक एक डिग्री के अंतराल पे हमने क्या खींची, एक एक डिग्री के अंतराल पे हमने रेखाएं खींच ली, ठीक है, जो कि यहाँ पर जाकर के एक डॉट हो जाती है। फिर हमने यहाँ पर भी खींचा सर्किल के हिसाब से, यहाँ पर भी खींचा ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। अब ये क्या हो गई, ये हो गई है क्षैतिज रेखा, ठीक है। और एक होती है ऊर्ध्वाधर, जो कि यहां से इस तरीके से खींची जाती है, ठीक है, जीरो से ऐसे। फिर अरे यार ये ठीक है बच्चों, ऐसे खींची जाती है ये। ठीक है बच्चों, तो ये क्षैतिज रेखा जिसे कि अक्षांश बोला जाता है, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जिसे कि देशांतर बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं। इस तरीके से पृथ्वी पर दो तरीके की रेखाएं खींची गई हैं, एक लेटी हुई और एक एकदम सीधे खड़ी हुई, ठीक है। एकदम जो सीधी जो खड़ी रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है, और जो लेटी हुई रेखा होती है वो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक है। अब हम वापस अपने इस चित्र में आते हैं। अब देखिए मैंने जो बात बताई, सबसे लंबा वृत्त क्या है, 0 डिग्री। देखिए ये वो लाइन खींची गई है, ठीक है, 0 डिग्री, जो कि पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है। ऊपर की दिशा उत्तर होती है तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे की दिशा दक्षिण होती है तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर आकर के कुछ इस तरीके से यहां पर आकर के मिल जाती है, ठीक है। आज देशांतर हमसे गुस्सा है क्या, बन नहीं पा रहा है, क्या मामला है भाई, ऐसे करोगे तुम हमसे। अब देखो इसने भी पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया। आगे की दिशा हो जाती है पूरब, ठीक है, और पीछे की दिशा हो जाती है क्या, पश्चिम। आगे की दिशा हो जाती है पूरब और पीछे की दिशा हो जाती है पश्चिम। इस तरह जो पूरी पृथ्वी है 4 गोलार्धों में बट जाता है। उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और इसके बाद क्या होता है नीचे, बताइए भैया, नीचे दक्षिणी गोलार्ध, फिर पूर्वी गोलार्ध, और फिर उसके बाद क्या हो जाता है यहाँ पर पश्चिमी गोलार्ध। अब आप ध्यान से देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारा भारत भूमि है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा भारत भूमि है वो 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है। मतलब हमारा जो भारत है उसका अक्षांशी विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है, और हमारा जो भारत है उसका देशांतरी विस्तार पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। देशांतरी विस्तार हमारे भारत का पूर्वी गोलार्ध में है और अक्षांशी विस्तार हमारे भारत का उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब ये 0 डिग्री है। अब यहां कहीं से भारत हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब हम 0 से जाएंगे, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से आएगा। तो 8 डिग्री कुछ कहीं पर हमको यहां मिलेगा, ठीक है। तो जब 8 डिग्री स्टार्ट हो जाएगा ना, 0 से लेके आगे बढ़ेंगे, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, आप समझ रहे होंगे ना, एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई है। तो यहां कहीं पर 8 डिग्री आ रहा होगा, तो यहीं पर जो 8 डिग्री और 4 मिनट आता है, वहां से हमारे हिंदुस्तान की जो मुख्य भूमि है वो स्टार्ट हो जाती है। 8 डिग्री 4 मिनट से हमारे भारत की जो मुख्य भूमि है वो स्टार्ट हो जाती है, और कहां तक जाती है, कुछ यहां तक हमारा भारत होगा, ठीक है। तो यहाँ ये 45 लिखा है, थोड़ा इसके नीचे है, कहां तक जाती है, 37 डिग्री। आगे आप लोग बताइए, 6 मिनट तक हमारा जो भारत है वो आपको विस्तारित दिख जाएगा। कहां दिख जाएगा, 8 डिग्री से स्टार्ट होगा और लगभग कहाँ लिखा था मैं, 37 डिग्री 6 मिनट तक हमारा भारत आपको मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा, उत्तरी गोलार्ध मिल जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री है, ऊपर जाएंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री और 8 डिग्री। 8 डिग्री से आपको भारत की मुख्य भूमि मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और कहाँ तक मिलेगी, 37 डिग्री 6 मिनट तक मिलेगी, ठीक है। ये कलर आप लोग को विजुअल हो रहा है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध वाला मामला। अब कौन सा मामला आएगा, अब मामला हमारा आएगा देशांतरी विस्तार। तो आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री है, देशांतरी रेखा है। अब यहां से भारत क्या है, पूर्वी गोलार्ध में है, तो हमारा भारत कुछ पूर्वी गोलार्ध में स्टार्ट होगा, ठीक है। अब स्टार्ट कैसे होता है, कहीं पर यहां से भारत हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम ये रेखा मान लें हमारे भारत की, ये रेखा हमारे भारत की आ रही है, और ये 0 डिग्री, तो कुछ 68 डिग्री से हमारा भारत क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। हमारा भारत 68 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भारत स्टार्ट हो गया। मैं यहां से कुछ मान लूँ तो हमारा भारत 68 डिग्री और कितने से, 7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमारा जो भारत की भूमि है वो 68 डिग्री
7 मिनट से स्टार्ट हो जाता है और कहां तक जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। तो यहां तक पूरी भारत की भूमि है, ठीक है, यहां तक ये पूरी भारत की भूमि है। कहां तक जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा भारत डिग्री को कहां तक जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट तक हमारा भारत मिल जाएगा। तो अब आप लोग समझ रहे हैं ना कि हमारे भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक का है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है, अगर हम 0 डिग्री से मान रहे हैं तो 8 डिग्री से भारत हमारा स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा मोटा मोटा 37 डिग्री तक। फिर हमारा भारत 0 डिग्री जो देशांतर है उसके पूरा भाग में है, मोटा मोटा कहां से स्टार्ट होगा 68 डिग्री से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 97 डिग्री तक जाएगा। तो ये हमारे भारत की लोकेशन है कि अगर आप 0 डिग्री पे खड़े हैं तो आप यहां से पहचान सकते हैं कि अगर हमें भारत जाना है तो हमें कहां तक और कैसे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए ये पूरा ग्लोब है, ठीक है, ये वो 0 डिग्री रेखा है यहां से लेकर के जिसने पूरे, ये देखिए ये है ना, ये 0 डिग्री रेखा कुछ ऐसे हिसाब से आ रही है। अब ये हमारी भारत भूमि यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रही है, जो मुख्य भूमि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक देशांतरी विस्तार, यहाँ से लेकर यहाँ तक अक्षांशी विस्तार। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए अक्षांश रेखाएं जो मैं आपको बता रहा था। अब देखिए एक ग्लोब और है, देखिए अक्षांश में जो ये जो रेखाएं जो 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई ना, इसके अतिरिक्त तो 4 रेखाएं कुछ और है, क्योंकि 0 डिग्री तो मान लीजिए आप एक मुख्य रेखा है, उसके अतिरिक्त 4 रेखाएं ग्लोब पे और खींची गई हैं। एक खींची गई है 23.5 डिग्री के अंतराल पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक खींची गई है और एक खींची गई है 23.5 डिग्री साउथ में। साउथ मतलब दक्षिण और नॉर्थ मतलब उत्तर। तो जो 23.5 डिग्री की रेखा उत्तर में खींची गई है उसे बोलते हैं कर्क रेखा, उसे बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। और जो 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची मतलब दक्षिण गोलार्ध में खींची गई है उसे कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री उत्तरी में है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण में है, ठीक है। इस तरीके की रेखाएं हमारे खींची गई हैं। फिर यहां से अगर आप देखेंगे तो एक रेखा 66.5 डिग्री में ऐसे खींची गई है और एक रेखा 66.5 डिग्री में इस तरह से खींची गई है, ठीक है। तो ये 4 रेखाएं हमारे ग्लोब में और स्पेशल तौर पे खींची गई हैं। इसी के हिसाब से मोटा मोटा हम मान के चलते हैं कि हमारे यहाँ पर कौन सी रेखा गुजरती होगी। जैसे चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो भारत से जो रेखा निकलती है वो निकलती है कर्क रेखा, ठीक है बच्चों। भारत उत्तरी गोलार्ध में है 0 डिग्री के, ये अगर हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा अगर 0 डिग्री अगर हम इसको मान ले तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से निकल रही है, ठीक है। भारत के बीच से निकलने वाली रेखा कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा। और अगर भारत दक्षिणी गोलार्ध में होता और यहां कहीं पर होता तो कौन सी रेखा निकलती, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मतलब मकर रेखा, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या लिखा है, भूमध्य रेखा जिसे इक्वेटर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, इसी को 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। के समानांतर से किसी भी स्थान के उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। भाई यहां से लेके ऊपर जाएंगे और यहां से लेके चाहे हम साउथ में आएंगे तो जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, जो मैंने अभी आपको पिछले साइड में बताया, ठीक है। आगे देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 डिग्री रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। यहां से लेकर के इस साइड को अगर हम कुछ मिलाएंगे तो इसे हम क्या करेंगे, देशांतर रेखा, जो कि लॉन्गिट्यूड कहलाती है। वही बात इन्होंने यहां पर लिखी हुई है, यह ग्लोब पर उत्तर दक्षिण दोनों भूगोलीय ध्रुवों उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच खींची हुई है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए जो मैंने आपको बताया ना भारत की स्थिति कहां पर है, सेम चीज है। भारत की स्थिति कहां पर आती है, भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, और कहां तक जाती है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत का देशांतरी विस्तार है। मतलब अगर देखा जाए तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कोई आपसे अगर एक लाइन में पूछे कि भारत कहाँ स्थित है तो आप कहेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब देखिए एक स्लाइड और लिखिए, क्या लिखी, कर्क रेखा जिसे 23.5 डिग्री बोलते हैं, कहां से निकलती है, भारत के बीचों बीच से निकलती है और लगभग, पूरा तो नहीं पर लगभग भारत को बराबर भागों में बांटती है। ये भारत के 8 राज्यों से निकलती है, ठीक है। अब 8 राज्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से 8 राज्य हैं। अब भारत के गुजरात के द्वारका तथा आसाम के डिब्रूगढ़ के समय स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है।
ठीक है, लगभग के हिसाब से लगभग 2 घंटा मान लेते हैं, पर एग्जैक्ट अगर उसमें जो लिखा हुआ है वो 1 घंटा 45 मिनट है। भारत के मध्य भाग इलाहाबाद के मिर्जापुर से नैनी से होकर गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा 82.5 डिग्री के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। अब देखो, मैंने कहा था जो देशांतरी रेखा होती है उससे हम किसका ज्ञान करते हैं, उससे हम समय का ज्ञान करते हैं। तो एक रेखा जो कि 82.5 डिग्री है वो भारत के लगभग इस तरीके से निकलती है। अगर हम उसको बनाते जाएं तो वो भारत, आज मेरी आर्ट ना बड़ी गड़बड़ा सी गई है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। लगभग कुछ इस हिसाब से एक रेखा यहाँ से निकलती हुई मेरा तुमको ऐसे निकलना है। ये जो रेखा है इसे बोलते हैं 82.5 डिग्री। ये जो देशांतर रेखा है इसके आधार पे भारत का मानक समय तय किया जाता है। इस रेखा के आधार पर भारत का मानक समय तय किया जाता है। विश्व का जो मानक समय हम तय करते हैं ना वो हम ग्रीनविच रेखा से तय करते हैं, जो लंदन के समय ग्रीनविच के स्थान से निकलती है, जिसे 0 डिग्री बोलते हैं। जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो लंदन के पास एक ग्रीनविच स्थान है, वहाँ से निकलती है। वहीं से सारे जितनी भी कंट्री हैं उनके देश के टाइम का आकलन किया जाता है। चूंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है तो भारत का टाइम क्या होता है, उससे आगे होता है। लेकिन जो मानक समय भारत में तय किया जाता है वो 82.5 डिग्री जो रेखा है उससे भारत का मानक समय तैयार किया जाता है। ठीक है, अब ये रेखा निकलती कहाँ है, इलाहाबाद के पास मिर्जापुर रेखा है, वहां से ये जो रेखा है गुजरती है। ठीक है, वही बात लिखी हुई है। ठीक है, अब भारत में गुजरात के द्वारका तथा आसाम के डिब्रूगढ़, भारत के इन्होंने कुछ टाइपिंग गड़बड़ की है। देखो, भारत का गुजरात कहाँ पर है, भारत का जो गुजरात है वो पश्चिम साइड में, ठीक है, और भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो पूरब साइड में है। ठीक है, जैसे अगर मैं वापस इधर अपने मैप को लेकर के आऊँ, जैसे कि ये जो स्थान है ना ये हमारा कुछ है अरुणाचल प्रदेश, इसको हम लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और ये क्या है, और ये हमारा जो है ये गुजरात है। ये यही वाली बात कर रहा है कि जो यहाँ का समय होगा और जो यहाँ का समय होगा इसके बीच लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा, लगभग 2 घंटे का जो है कि वो अंतर आएगा। अगर आप सपोज करिए कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सुबह के 4 बजे हो रहे हैं तो गुजरात में कितने बजे पे होंगे, 6 बजे पे होंगे। यहाँ के समय में और यहाँ के समय में लगभग कितने घंटे का अंतर है, 2 घंटे का अंतर है। अगर अरुणाचल प्रदेश में भगवान सूर्य 4 बजे हमें दिख रहे हैं तो यहाँ पर कितने बजे दिखेंगे, हमें दिखेंगे 6 बजे पे। तो ये एक थोड़ा सा अंतर है, लेकिन चूंकि हम इस अंतर के हिसाब से डबल डबल रेखाएं तो नहीं मान सकते हैं। अब क्योंकि सारे भारत में समय तो एक ही होना चाहिए ना, पता चला कि अगर हम दो दो रेखाएं खींच दें तो इससे दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, है ना, ट्रेनों की आवाजाही में दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, लोगों के ऑफिस अगर कोई काम वगैरह कर रहा होगा तो उसमें भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। तो एक उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, बोला कि इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने देश का मानक समय तय करेंगे। यद्यपि ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि यहाँ और यहाँ में अंतर देखने को मिलता है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। ठीक है बच्चों, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, इसीलिए हमने मानक समय क्या माना है, हमने मानक समय इसको माना हुआ है। अब हमारा भारत आ गया। अब भारत अब आपको मिल गया ना, भारत 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे, मोटा मोटी 8 डिग्री से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, मोटा मोटी 37 डिग्री तक। यहाँ से स्टार्ट करेंगे पूर्वी देशांतर से तो 68 डिग्री से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, लगभग 97 डिग्री तक जाएगा। अब यहाँ पर सारी बात हमारे भारत भूमि के लिए हो रही है। ठीक है, आइए अब इसको पढ़ा जाए, अब तक एक घूंट पानी पी लिया जाए। अब ये हमारा भारत आ गया। अब भारत की स्थिति और भारत का आकार, भारत की स्थिति देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना पूरा क्षेत्रफल हमारे इस भारत भूमि का है। यहां से लेकर के अगर हम पूरा इसको संपूर्णता में मान ले तो टोटल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर हमारा पूरा भारत का क्षेत्रफल है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कितने नंबर पे आता है, 7वें नंबर पे आता है। भारत से बड़े कितने देश हैं, 6 देश और है। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया। सबसे बड़ा भूभाग किसका है, रशिया का है। ठीक है, उसके बाद कनाडा है, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे हमारा भारत। कुछ इस हिसाब से गणना की जाती है। जो भारत की स्थल सीमा है लगभग कितनी है, 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है,
15,200 किलोमीटर। ठीक है, अगर हम समुद्र तट को मान लिया जाए, समुद्र तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समुद्र तथा लक्षद्वीप के साथ लगभग कितनी हो जाती है, 7,516 किलोमीटर। अगर हम समुद्र तट की रेखा माने, अगर आप जैसे ये हमारा पूरा समुद्र तट की रेखा स्टार्ट, हाँ ये वेस्ट बंगाल से स्टार्ट है यहाँ तक, ठीक है, और ये गुजरात से कुछ स्टार्ट है यहाँ तक, ये पूरा। लेकिन अगर हम यहाँ पर लक्षद्वीप को भी ले लें और अंडमान निकोबार को भी ले लें तो लगभग कितना हो जाता है, 7,516 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारे टोटल भारत की स्थिति है। अब देखिए, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन हिमालय पर्वत है। ये कुछ इलाका है, यहाँ से लगभग पूरा जो भारत का ये जो इलाका है ये पूरा क्या है, ये पूरा हिमालय भाग है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से आता है और कुछ यहाँ से ये इस हिसाब से जाता है। जबकि अंडमान निकोबार में भी हिमालय का एक्सटेंशन माना जाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार कुछ और नहीं है, ये हिमालय का ही एक एक्सटेंड पार्ट है। ठीक है, यहाँ से लगभग हिमालय की स्थिति स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आप देखेंगे काराकोरम, ये पूरे है ना, आपने पढ़ा होगा, ट्रांस हिमालय पढ़ा होगा, फिर वृहद हिमालय पढ़ा होगा, फिर उसके बाद लेसर हिमालय पढ़ा होगा, फिर उसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ पढ़ी होगी, है ना। फिर उसमें ट्रांस हिमालय में भी कितना कितना है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। ये सारी श्रेणियाँ कहाँ मिलती, भारत के उत्तरी भाग में मिलती हैं। ठीक है, मतलब पूरा हिमालय कहाँ पर है, पूरा हिमालय हम भारत के उत्तरी भाग में है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, फिर आप इधर आएंगे तो सिक्किम, फिर इधर साइड आप जाएंगे हल्का फुल्का यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर वेस्ट बंगाल में यहाँ दार्जिलिंग वार्जिलिंग है ना, ये सब किस में आते हैं, ये सब हिमालय के ही क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब दक्षिण का भाग ऊपर से चौड़ा है और हिंद महासागर तक आते थे सकरा हो जाता है। अब देखिए, ये जो भारत भूमि है, आप देखिए यहाँ पर इसकी चौड़ी होती जा रही है, लेकिन जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो क्या होता जा रहा है, जैसे भारत ऐसा है, अब यहाँ तो आपको चौड़ा मिला, पर जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है तो आप देख रहे हैं कैसा होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, मतलब छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, भारत भूमि यहाँ तो चौड़ी है, ऊपरी भाग में चौड़ी है, उत्तरी पार्ट में चौड़ी, पर जैसे जैसे हम दक्षिण तरफ बढ़ते चले जाएंगे ना तो क्या होता जाएगा, ये हल्का हल्का सकरा होता चला जाएगा, मतलब कि पतला होता चला जाएगा या संकुचित अवस्था में होता हुआ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, ये जितनी सारी बातें वो आपके यहाँ पर आप इसको मैप के माध्यम से देख रहे हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना कि क्या हो रहा है, ऊपरी भाग चौड़ा है और नीचे वाला भाग सकरा। सकरा मतलब होता है संकुचित, मतलब कि उसकी जो चौड़ाई है वो धीमे धीमे कम होती चली जा रही है। ठीक है बच्चों, क्या बज रहा है, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये तो पता ही है, ये पूरब दिशा है। अब मैंने कहा था आगे वाली दिशा पूरब है और पीछे वाली दिशा पश्चिम है। यहाँ पर आपको ये जो पूरा पानी पानी दिख रहा है इसे हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है, ये है अरब सागर। ये क्या है, अरब सागर। क्यों भाई पेन क्यों नहीं चल रही है, ये क्या है, ये है अरब सागर। ये क्या है, ये है अरब सागर। और भारत के एकदम ये जो दक्षिणी भाग आपको दिखने को मिल जाता है ये पूरा, ये क्या है, ये है हिंद महासागर। देखिए, इकलौता महासागर है जिसका नाम किसी कंट्री पर रखा गया। क्यों, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसका जो अधिकार क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हिंद महासागर पूरे विश्व में इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर रखा गया, जिसको इंडियन ओशियन बोलते हैं, हिंद महासागर, क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थिति वहाँ पर अपनी पकड़ को मजबूत करता है। और ये जो बंगाल की खाड़ी और जो अरब सागर है ना, यही हिंद महासागर का क्या है, एक्सटेंशन है, उसका बढ़ा हुआ भाग है। ये दोनों उसके आप कह सकते हैं कि सब पार्ट हैं। ठीक है, हिंद महासागर के सब पार्ट क्या है, अरब सागर है पश्चिम में और पूरब में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये कोई अलग से समुद्र नहीं है, ये कोई अलग से पानी नहीं आया, ये हिंद महासागर का ही सब पार्ट है, जो कि पूरब में बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है और पश्चिम में अरब सागर के नाम से जाना जाता है। और नीचे नीचे क्या है, नीचे है हिंद महासागर। ठीक है, अब देखिए भारत एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित है। अब देखा जाए, अब वापस से मैप आ जाए। अब जो भारत है, ये अगर आपको महाद्वीप पता होंगे, टोटल इस पूरे पृथ्वी कितने महाद्वीप है, टोटल इस पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, भारत कहां पर आता है, भारत आता है एशिया महाद्वीप में। भारत कहां पर आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। और एशिया महाद्वीप में भी कहां पर आता है भारत, देखिए ये भारत की स्थिति है। आप लोग को 7 महाद्वीपों के नाम याद है ना, सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, भैया महाद्वीप है ये भी, फिर यूरोप और फिर
ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये भारत की स्थिति है। भारत कहां पर आपको दिखेगा? भारत आपको दिखेगा एशिया महाद्वीप में। ठीक है, भारत आपको कहां दिखेगा? भारत आपको दिखेगा एशिया महाद्वीप में। जो भारत की स्थिति है ना, भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थिति है। अच्छा, भारत की जो स्थिति है ना, वो हिंद महासागर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति माना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंद महासागर की जो भौगोलिक संरचना है ना, वहां पर सबसे ज्यादा अधिकार भारत का है। भारत दक्षिण एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, इसीलिए जो भारत की स्थिति है वो हिंद महासागर की जो भौगोलिक संरचना है, जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें बहुत ही ज्यादा योगदान प्रदान करता है। इसी वजह से जो हिंद महासागर का नाम है वो भारत के नाम पे रखा गया। अच्छा, इसका विश्व में कई लोग नहीं, एक ऐसा देश है जो इसमें क्या करता है, इसमें आलोचना करता है। वो बोलता है भैया भारत के पास ऐसा क्या है जो आप भारत को इतना ज्यादा वेटेज दे रहे हैं कि आपने एक महासागर का नाम ही क्या बोलते हैं, भारत के नाम पे रख दिया। जैसे जब आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे ना, तो वहां पर आपको दिखेगा चाइना, मतलब चीन भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। तो उसके पास एक सागर है जो कि प्रशांत महासागर का सब पार्ट है। ठीक है, जो कि प्रशांत महासागर का सब पार्ट है, जिसे बोलते हैं दक्षिण चीन सागर। चीन के दक्षिण में स्थित है तो उसे दक्षिण चीन सागर बोलते हैं। वो उस पर अपना आधिपत्य मानता है। वो बोलता है कि पूरा सागर मेरा है। उसने अपने नाम पे सागर का नाम लिख दिया। बोलता है कि जब भैया हिंद महासागर भारत के नाम पे हो सकता है तो दक्षिण चीन सागर हमारे नाम पे हो सकता है। पर वो नंबर 1 का मूर्ख आदमी है भाई। ये इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि भारत की भौगोलिक संरचना इस नाम को प्रदान करती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अधिग्रहण क्षेत्र वो भारत के पास है। लेकिन जब आप दक्षिण चीन महासागर देखेंगे तो आपको बहुत से देश वहां पर दिख जाएंगे, जैसे कि ताइवान, जैसे कि वो कंट्री नहीं मानता है। फिलीपींस दिख जाएगा, वियतनाम दिख जाएगा, बहुत से उत्तर कोरिया दिख जाएगा, साउथ कोरिया दिख जाएगा। बहुत से ऐसे देश है जिसका कि वहां पर अधिकार क्षेत्र है, पर वो उनके अधिकार क्षेत्र को मानता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जब इतने बड़े महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है तो हम भी अपना नाम रख ले, है ना। तो ये उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जेलसी की भावना है। अब देखिए, अब ये अगर मैं उत्तर दिशा मान लूं और ये मैं दक्षिण दिशा मान लूं, तो आप बताइए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है। अगर मैं ये उत्तर दिशा मान लूं, ये मैं दक्षिण दिशा मान लूं, तो भारत का उत्तर और दक्षिण में कितना स्थान है। अगर मैं इसका एक पेज ले लेता हूं तो हम यहां लिख सकते हैं कि भारत का उत्तर से, पेन क्यों नहीं चला, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। मतलब आप उत्तर से अगर नीचे दक्षिण तक जाएंगे तो भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब अगर आप पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, कुछ भी मान लीजिए, मैं पूरब से पश्चिम मान, चल जाओ भाई, अगर मैं पूरब से पश्चिम मान लेता हूं, क्यों भैया काहे रूठ गए हो? चलो यार, तुम ऐसा करोगे, पूरब से पश्चिम, अगर मैं पूरब से पश्चिम की लंबाई मान लेता हूं तो कितनी हो जाती है? 2933 किलोमीटर। समझ गए? अगर आप ऊपर से नीचे, मतलब कि जम्मू कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी तक का मामला देखेंगे तो टोटल कितना डिस्टेंस पड़ेगा? 3214 किलोमीटर। और अगर आप अरुणाचल से गुजरात तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे या कवर करेंगे तो वो कितना पड़ेगा? 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल आपने देखा है कि भारत का टोटल मामला यही है। क्या है कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर टोटल हमारा भारत है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम भारत की बात करते हैं तो टोटल भारत में कितने राज्य हैं? भारत में टोटल, नहीं, आज की मैं स्थिति मैं आज बता सकता हूं, भारत में इस समय टोटल कितने हैं? 28 राज्य हैं। क्यों? पहले जम्मू और कश्मीर, मैं अब दिखाता हूं, पहले मैं आपको कोई, हाँ, पहले ये जो दोनों थे ना, ये पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर था। ठीक है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया और इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। ठीक है, संघ शासित प्रदेश। तो अब ये भारत के राज्य नहीं रह गए हैं, तो इनको हटा दिया जाए तो अब भारत में टोटल कितने राज्य हैं? अब भारत में टोटल 28 राज्य हैं। ठीक है, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 जो हैं कि वो केंद्र शासित
प्रदेश है, जिसे हम यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। ठीक है, अब भारत में कितना है टोटल, भारत में टोटल कितना है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, और भारत के पास 2 द्वीप समूह भी हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। ठीक है, अच्छा, इन सब के आधार पे अगर हम भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में देखें तो हम भारत को कितने प्रकार की भौगोलिक स्थिति में बांट सकते हैं। ठीक है, ये हालांकि ये आपका जो चैप्टर सेकंड है, परंतु मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं आपको अभी बता दूंगा ना तो अगले चैप्टर जब आप मुझसे पढ़ने आएंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि भारत की जो भौगोलिक संरचना है उसके आधार पर भारत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक मोटा मोटा अगर आप ओवरव्यू लें तो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये पूरा वो जो क्षेत्र है जो लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, यहाँ पर आपको पर्वत मिलते हैं। तो एक तो पर्वत क्षेत्र हो गया, जम्मू कश्मीर का नाम देखिए आपको हल्का फील होगा, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, फिर अगर आप यहाँ बीच में आएंगे ना, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा जो इलाका है, ये कैसा इलाका है, ये है मैदानी क्षेत्र। यहाँ पर आपको मैदान मिल जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको, मैदान मिल जाएगा। फिर अगर आप कुछ इस हिसाब से यहाँ ऐसे बढ़ने की कोशिश करेंगे इधर साइड में, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा पठारी क्षेत्र। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर, यह आपको मिल जाएगा टोटल कैसा मिल जाएगा, पठारी क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टोटल पठारी क्षेत्र। फिर इसके बाद क्या मिल जाएगा, इसके बाद जो ये क्षेत्र है ना, ये जैसे राजस्थान का थोड़ा आधा या थोड़ा या गुजरात का कच्छ का रण ले लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेगिस्तान। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेगिस्तान। फिर इसके बाद ये जो मामला है यहाँ से लेकर के देखो आपको तट की रेखा दिखती है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा तटीय मैदान। ये क्या हो जाएगा आपका तटीय मैदान, और फिर अंत में ये दोनों द्वीप समूह। ठीक है, तो अब आपने मोटा मोटा समझ लिया कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत को टोटल कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऊपर का मैदान पर्वतीय, बीच का मैदान जो बीच का भाग है वो मैदानी, जो बीच का मैदान जो उत्तर का जो मैदान है वो मैदानी भाग है। उसके नीचे हम आएंगे तो हमें पठार मिलेगा। हम पश्चिम साइड में जाएंगे राजस्थान और गुजरात तो हमें रेगिस्तान मिलेगा। जब हम तटों की ओर पे आएंगे तो हमें तटीय मैदान मिलेगा, और जब हम साइड में देखेंगे पूरब में और पश्चिम में तो हमें 2 द्वीप समूह मिलेंगे जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका जो चैप्टर है आज मैंने इसमें टोटल क्या कवर किया है, आज मैंने इसमें कवर किया है शुरू जो पहला पेज काम किया, हाँ आज हमने यहाँ तक इसको पूरा कवर किया है। ठीक है, भारत की स्थिति, आकार और देशांतर। अब जो आपका नेक्स्ट हो जाएगा वो हो जाएगा भारत तथा विश्व और भारत के पड़ोसी। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा अपनी किताब में भी देखिएगा, उसको चेक भी करिएगा, और जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से आप इसको पढ़िएगा भी। ठीक है, क्योंकि इसी से आपका जो क्लास 9 का पहला चैप्टर है भूगोल का वो शुरू होता है। तो आपको एक मोटा मोटा ओवरव्यू होना जरूरी है कि भारत की स्थिति कैसी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, भारत का देशांतीय विस्तार कैसा है, भारत में समय की गणना कैसे की जाती है, भारत में जलवायु की गणना किस हिसाब से होती है, जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं उसी के हिसाब से जलवायु होती है। उत्तरी गोलार्ध में होगा तो वैसी जलवायु, अगर विषुवत रेखा में होगा तो अलग अलग तरीके की जलवायु, और अगर एकदम की नॉर्थ पोल के पास में होगा तो कुछ और जलवायु होगी। ठीक है, तो इसका भी जो विवरण होता है वो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो ये आपका एक संक्षेप परिचय था आपके चैप्टर 1 का बेटा। ठीक है, इसी तरीके से हम आपसे आगे भी जुड़ते रहेंगे और आगे भी आपको ये चैप्टर में कंटिन्यू कराऊंगा। तब तक आप लोग लगातार बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पढ़ाई को लगातार बूस्ट करते रहिए। मैं आपसे इसी चैप्टर के आगे के अध्याय में मुलाकात करूंगा। तब तक अपनी सेहत का ख्याल रखिए, पढ़िए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।